स्टेयरकेस के 3 स्टेप्स हैं, तो लेट अस ड्रॉ दोज स्टेप्स। बनाइए। और ट्राई की बराबर बराबर के स्टेप बने। ये मेरे कितने स्टेप्स बन गए? 2 बने ना। इसके बाद ये तीसरा स्टेप पूरा है। ठीक, ये फ्लोर है, ये तो जितना मर्जी लंबा हो जाए। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप। पहला स्टेप उतरे, ये दूसरा स्टेप उतरे, और ये तीसरा स्टेप। स्टेयरकेस हैज, according to question, staircase contains 3 steps, each 10 centimeter high. इसकी हाइट भी 10 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ 20 सेंटीमीटर, फिर इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहां से रोल ऑफ हुई है। आप चाहते हो कि आपकी बॉल जो है मिनिमम स्पीड से थ्रो की जाए और लोअर प्लेन पे हिट कर जाए। अगर मैं ऐसे थ्रो करूं तो बॉल ऐसे जाए तो भी तो लोअर प्लेन को हिट तो करेगी। बट हियर द स्पीड विल नॉट बी मिनिमम। मिनिमम स्पीड के लिए बॉल को हमें कहां तक पहुंचाना चाहिए? लेट मी मार्क दिस पॉइंट एज ए, दिस पॉइंट एज बी। ठीक है, अगर बॉल यहां तक गई तो फिर तो वो नीचे ही निकलेगी। अगर बॉल ए तक चले गई ना तो फिर इतनी बात पक्का है कि सेकंड प्लेन पे तो आ ही जाएगी। इतनी बात तो पक्का है कि ये ए तक पहुंचने के बाद यहाँ तो गिरी जाएगी। और अगर बॉल जो है वो यहां तक आई तो फिर ये पक्का पता है सबसे नीचे तो पहुंच जाएगी। ठीक है, ओके ना। ठीक होगी बात। तो अगर मुझे मिनिमम स्पीड से फेंकना है कि ग्राउंड पे पहुंच जाए तो मुझे बी तक पहुंचाने की चिंता करनी चाहिए। और वो बाउंस तो टप्पा खाने के बाद ही करेगी ना। बट हमें तो हम ये नहीं ना कह रहे कि रोल ऑफ करेगी। उसका क्वेश्चन पढ़ो। Staircase contains 3 steps, each 10 centimeter high and 20 centimeter wide. What should be the minimum horizontal velocity rolling of the upper plane of staircase to hit the lower plane? लोअर प्लेन पे हिट करना है तो मिनिमम स्पीड निकालिए। तो मैं बी तक पहुंचाऊंगा, अपने आप नीचे पहुंच जाएगी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर मैं इसको ओरिजिन बोलूं? बोलो, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट कितना बी का? 40। वाई कोऑर्डिनेट कितना बी का? -20। 10 यहाँ और 10 यहाँ। 10 नीचे 2 बार आए हो यहाँ तक आने के लिए, और 20 2 बार आगे गए हो। ठीक है, तो अब आप ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन लिखिए। कौन सा प्रोजेक्टाइल है? कौन सा प्रोजेक्टाइल है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। तो इसलिए ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू -12 g x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी है? -20। g x की वैल्यू कितनी है? 40। क्यों निकल आएगा? इसको सोल्व करिए और क्यों निकालिए प्लीज, कितना आ रहा है?
You should be able to get the answer. आंसर है √98 into 4, okay, meter per second. Now with this our projectile motion is complete. Now we have to start with uniform circular motion. So take out your modules. Certain simple things I'm going to explain you here. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? इसमें सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो, अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में चल रही है, जैसे ये सर्कुलर पाथ में यहाँ पे चलते हुए एक बॉडी अज्यूम करता है, ठीक है, तो उस सर्कुलर पाथ में किसी पर्टिकुलर पोजीशन को सेंटर से ज्वाइन करके हम एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं। से ओ सेंटर है, पी को ओ से ज्वाइन कर दिया है रेफरेंस लाइन। अब पी से जो कोई पार्टिकल है वो मूव करता जा रहा है, जैसे जैसे वो मूव करेगा वो इस सर्कल को ट्रेस करेगा। जैसे वो सपोज थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुंच गया ए पे, से ट्रेस करके ए पे पहुंच गया, पी से ए पहुंच गया। जितना एंगल ट्रेस हुआ उस एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हम डिफाइन करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज एंगल ट्रेस्ड आउट बाय रेडियस वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस लाइन व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, डेफिनेशन इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये थीटा है इसको हम जैसे कि पिछले चैप्टर्स में करना सीखे थे, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस। अगर आर्क लेंथ देखूं पी से ए तक की आर्क लेंथ, ये आर्क पी ए हो गया, आर्क ए बी कह सकते हैं। तो थीटा इन रेडियन अगर मुझे लिखना होगा, that will be arc AP divided by radius, जो भी इस सर्कल की रेडियस है। ठीक है, आप देखिए सेम एंगल जो है वो छोटे सर्कल में छोटी आर्क लेंथ भी ट्रेस करा सकती है और बड़े सर्कल में बड़ी आर्क लेंथ भी ट्रेस करा सकती है। ठीक, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसके बारे में ये जानना जरूरी है कि क्या ये स्केलर है कि वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो क्या होती थी डिस्प्लेसमेंट, उसकी डायरेक्शन होती थी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब हमें यहां देखना है कि ये स्केलर है कि वेक्टर। ठीक है, तो उसके लिए स्केलर है कि वेक्टर ये देखने के लिए हम देखेंगे कि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे होते हैं कि नहीं ओबे होते। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बात समझेंगे। ठीक है, सो आप ये एक छोटा सा एक्टिविटी देखिए। तो मैं तुम्हारे सामने एक बुक रखने लगा हूँ, आप ये सब बुक देख पा रहे हैं, यहाँ फिजिक्स लिखा है। ठीक है, और ये इसका टाइटल पेज है। ओके, ये इसका बैक पेज है। ओके, और ये बिल्कुल अलग है प्लेन, और इसके इस साइड पे, एक साइड पे मैं यहाँ पे निशान लगाया, ब्लैक निशान लगा लिया मैंने, दूसरी साइड पे सारे पॉइंट्स को मैंने डिस्टिंक्टली मार्क कर लिया है, सारे फेसेस को। टोटल 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 फेसेस हैं सारे के सारे इसमें। अब आप देखिए, मैं इसको रोटेशन दे दूंगा। आई एम जस्ट गोइंग टू चेक कि क्या मेरा θ1 प्लस θ2 प्लस θ1 के बराबर है। अगर तो ये बराबर हुए, ठीक है ना, तो हम ये मानेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और उसके साथ रिलेटेड डायरेक्शन जो है वो हम लिखना सीख लेंगे कि कैसे उसको डायरेक्शन को मार्क करते हैं। लेकिन अगर ये ना हुआ तो इसका मतलब ये वेक्टर एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता। तो अगर आप वेक्टर्स की डेफिनेशन याद करो तो उसमें बताया गया था वो क्वांटिटीज जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे करती है, जिनके पास मैग्नीट्यूड है और जिनके पास डायरेक्शन है, वो वेक्टर्स होते हैं। अब एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं डायरेक्शन तो असाइन कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे सपोज मेरी बॉडी यहाँ से घूम के यहाँ तक आई, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज को अपवर्ड डायरेक्शन असाइन कर सकता हूँ।
फिर ये अगर क्लॉकवाइज घूमे तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन असाइन कर सकता हूँ, लेकिन ये जज करना जरूरी है कि ये वेक्टर एडिशन के लॉज ओबे कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए आप सबको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए मैं ये एक एक्सिस मार्क कर रहा हूँ, ये एक्सिस मान लो, ठीक है। तो मैं इस बुक को 90 डिग्री का जो है रोटेशन देने वाला हूँ इस एक्सिस के ऊपर। तो 90 डिग्री का रोटेशन मैंने इस एक्सिस के ऊपर दिया, 90 डिग्री का रोटेशन मैंने इस एक्सिस के अबाउट दिया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ओके, सो एक जना आ रहा है, यू आर टू जस्ट होल्ड इट हियर ताकि रेफरेंस के तौर पे एक्सिस नजर आए, ठीक है। सो आप ये देखिए, ये मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देने वाला हूँ 90 डिग्री से। आपके सामने फिजिक्स वाला फेस है, तो ये 90 डिग्री से रोटेट करेगा, ठीक। ये मैंने इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन दिया, अब मैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन देने वाला हूँ, ठीक है ना। इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन यहाँ से पता, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन देने वाला हूँ और फिर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देने वाला हूँ, ठीक। तो 90 डिग्री फिर से रोटेट दिया, तो आपके सामने ये बैक पेज आ गया, ठीक है ना, जिसपे गैलेक्सी बनी हुई है। ओके, वापस आते हैं, ओके, और ये वापस आते हैं, यहाँ से शुरू हुए थे ना। अब मैं पहले इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन थीटा 2 पहले लेके चलूंगा, थीटा 2 फिर से ऐसे रोटेशन देना है, ऐसे दिया था ना पहले भी, तो ये आ गया। अब दूसरी रोटेशन किसके अबाउट दी थी, इसके अबाउट, और ऐसे दी थी, ये आ गया। क्या आपके पास सेम फेस आया? पहले तो बैक पेज आया था, अब ये आ रहा है जहां पे मार्क किया हुआ है। तो इसका मतलब मेरा थीटा 2 प्लस थीटा 1, थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बराबर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। सो आप ये देखिए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। लिख लीजिए, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लाइक डेल्टा थीटा इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी because it does not obey laws of vector addition, ठीक है। अब देखते हैं कि ये लार्ज वर्ड क्यों यूज किया, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, देखना, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी वेक्टर क्वांटिटी। देखें इसको, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इसे होल्ड करिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये यहाँ है हमारे पास बुक, ओके, मैं फिर से यहीं से शुरू कर रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान इधर दीजिए। मैं सबसे पहले जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेशन देने वाला हूँ, जूठा मेरा ऊपर को जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं 90 डिग्री रोटेशन दिया ये, ठीक है ना, 90 डिग्री तो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो ऐसा करते हैं 1 या 2 डिग्री रोटेशन, 1 डिग्री रोटेशन दीजिए। देखो थोड़ा सा घुलाया मैंने इसको, घुमा थोड़ा, ठीक है। अब उसके बाद इस एक्सिस के अबाउट आ जाता है, इस एक्सिस के अबाउट फिर से मैं ऐसे को रोटेट करूंगा और ऐसे को रोटेशन दूंगा। आप देखिए कैसी कैसी ओरिएंटेशन आ रही है, पहचान लीजिए ओरिएंटेशन। फिजिक्स थोड़ा सा टिल्टेड ऊपर को, बैक पे थोड़ा सा ऐसे नीचे से नजर आ रहा है, ठीक है। वापस आते हैं, वापस आ जाते हैं, यहाँ से शुरू हुए थे। अब मैं पहले इसके अबाउट रोटेशन देता हूँ फिर से 1-2 डिग्री ऐसे। अब मैं इसके अबाउट रोटेशन देता हूँ ऐसे, इसके अबाउट रोटेशन दी फिर से ऐसे, तो देखिए वही चीज आ गई, फिर से सेम आ गया। तो इसका मतलब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 वो डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 1 के बराबर आ रहा है। तो हम ये कह रहे हैं infinitesimally small angular displacement d theta is a vector quantity, it obeys laws of vector addition। बच्चों सबको समझ आया? हाँ जी, समझ आया बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes. तो इसलिए डी थीटा के ऊपर आप आगे से वेक्टर साइन डाल सकते हैं, डी थीटा 1 वेक्टर प्लस डी थीटा 2 वेक्टर शुड बी इक्वल टू डी थीटा 2 वेक्टर प्लस डी थीटा 1 वेक्टर। डी थीटा के ऊपर हम वेक्टर साइन डाल सकते हैं, ओके, डन हो गया। सो लेट अस नाउ प्रोसीड फर्दर। ठीक
ठीक है, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी एंड infinitesimally small angular displacement is a vector quantity. That should be okay. अब एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं. एंगुलर वेलोसिटी जो है दिस इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन. ठीक है ना. एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ओमेगा होता है, ओमेगा सिंबल है. दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, यानी डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. अब देखिए आप वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते थे, एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए अलग तरह से और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अलग तरह से. यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी दैट वाज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी दो तरह से, एक एवरेज वेलोसिटी, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो यहाँ भी वही काम है. फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. ठीक है. और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हम या तो एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करते हैं या इंस्टेंटेनियस. और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, दिस इज जिस इंटरवल के ऊपर आपने एवरेज निकालना है उस टाइम इंटरवल के ऊपर डिस्प्लेसमेंट नोट कर लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल की रेशियो ले लेते हैं. तो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी. इसमें डेल्टा टी स्पेसिफाई किया जाता है कि अगर मैंने 12 मिनट्स के इंटरवल पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी लिखा होना चाहिए. ठीक है ना. और यहाँ भी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. तो अगर 12 मिनट्स के इंटरवल पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो डेल्टा थीटा भी उन्हीं 12 मिनट्स का लिया जाएगा. ठीक है. और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ये उसी तरह से जैसे जो है वो इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी होती है, दैट वाज लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. तो ऐसे ही ये हमारे पास लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी है. ठीक है. ओके ओके डन. नोट हो गया. Yes, sir. अब अगली बात देखिए, अगर मेरा पार्टिकल जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो वेक्टर क्वांटिटी है, मैं मार्क करना चाहता हूं उसकी डायरेक्शन. तो जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उस तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए. हम जिस तरफ आ गया वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन. ठीक है. तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपवर्ड आया करेगा, क्लॉकवाइज के लिए डाउनवर्ड आया करेगा. ठीक है. और देखिए आप मेरे को बताओ, ओमेगा एवरेज क्या ये वेक्टर है कि स्केलर? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी ये स्केलर है, बिकॉज डेल्टा थीटा इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. ये ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या है, वेक्टर है कि स्केलर? ये वेक्टर है क्योंकि डी थीटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए ये डी थीटा जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज टाइम पीरियड इन सर्कुलर मोशन. टाइम पीरियड को कैसे डिफाइन करते हैं? जितना टाइम कोई पार्टिकल लेता है एक कंप्लीट सर्कल मूव करने के लिए, उस टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं. इट इज डिफाइंड एज टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन इट्स सर्कुलर पाथ. अपने सर्कुलर पाथ में एक रेवोल्यूशन पूरी करने के लिए जितना टाइम लेता है कोई, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं. ठीक है. फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सर्कुलर पाथ इन यूनिट टाइम. फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम. हर्ट्ज इसका सिंबल होता है. फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करते हैं और आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम. ठीक है. तो इसका प्रूफ क्या है? हम कहते हैं कि एक टाइम कैपिटल टी में कितनी, एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में हुई? 1 सेकंड में. ठीक है ना. तो 1 सेकंड में कितनी रेवोल्यूशन हुई? 1/2 यूनिट से, और वो 1/2 तुम्हारी फ्रीक्वेंसी. ठीक है. रेवोल्यूशन पर सेकंड इसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट. एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा ही फर्क है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है थीटा बाय टी, ये लगभग एंगुलर वेलोसिटी वाली बात है. ठीक है ना. अब थीटा जो है वो अगर 2 पाई रेडियन हो तो टाइम पीरियड हो जाएगा ना, क्योंकि 2 पाई रेडियन का मतलब पूरा सर्कल लिया. 2 पाई रेडियन का मतलब पूरा सर्कल घूमे हैं. तो अगर थीटा 2 पाई रेडियन हो तो टाइम पीरियड हो जाएगा, तो ये 2 पाई अप हो जाएगा हमारे पास.
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स रेडियन पर सेकंड होते हैं, रेडियन पर सेकंड होते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, एंगुलर स्पीड दी हुई है 240 रेवोल्यूशन पर मिनट, इसे रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करो। एक्चुअली ये जब 240 रेवोल्यूशन पर मिनट दिया है, रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम, आरपीएम का मतलब क्या है, रेवोल्यूशन पर मिनट। अगर मेरे को 240 रेवोल्यूशन पर मिनट दी हुई है ओमेगा, एक रेवोल्यूशन मतलब कितने रेडियन, 2 पाई रेडियन, एक रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन, और पर मिनट है 1 मिनट यानी कितने सेकंड, 60 सेकंड। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 8 पाई रेडियन पर सेकंड। ये मेरे पास क्या आ गया, एंगुलर स्पीड आ गई, 8 पाई रेडियन पर सेकंड एंगुलर स्पीड आ गई। नोटेड, ठीक है ना बच्चों। तो हमें कई न्यूमेरिकल्स में, बता दो क्या बेटा दोबारा, सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड में कोई फर्क नहीं है ज्यादा, एक ही बात है। देखो ये भी तो थीटा बाय 2 टी है, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड का सिंबल भी तभी सेम दिया हुआ है, थीटा बाय टी है, ठीक है। तो थीटा को लेकिन अगर मैं 2 पाई रेडियन ले लेता हूं, तो 2 पाई रेडियन का मतलब तो क्या हो गया, अगर रेफरेंस लाइन से कहीं से चलना शुरू हुआ तो घूम के वापस वहां आया, सेम जगह पे आएगा, तभी 2 पाई रेडियन आएगा ना एंगल। तो अगर एंगल 2 पाई रेडियन है तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड, एक पूरा टाइम, एक पूरा सर्कल घूमने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड है, और एक पूरा सर्कल घूमने में एंगल कितना ट्रेवल होगा, 2 पाई, ठीक है आशिमा। यस सर। तो ये ओमेगा 2 पाई बाय टी हो गया, और 1 बाय टी जो है फ्रीक्वेंसी होता है, तो ओमेगा को 2 पाई एफ लिख देते हैं। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है, ठीक है। अब वो यूनिट कन्वर्जन मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा था, यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक, कि तुम्हारा यूनिट जो है वो अब रेवोल्यूशन पर मिनट में दे दिया, तो आप उसे रेडियन पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, एक रेवोल्यूशन का मतलब है 2 पाई रेडियन, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, एक रेवोल्यूशन का 2 पाई रेडियन हुआ ना, मतलब एक पूरा सर्कल 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन, ठीक हो गया बच्चे। यस सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन डेवलप करें। लीनियर वेलोसिटी क्या है, v, और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। v और ओमेगा में मुझे रिलेशन बनाना है, एस्टैब्लिश करना है, देखते हैं कैसे होगा। शुरू करूं, देखो अदरवाइज हमें प्रूफ जो है वो जो है वो स्पेशल केसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है अभी करंट एग्जामिनेशन पैटर्न पे। तो ये एक पार्टिकल है, एक सर्कल में चल रहा है, कैन यू सी दिस डायग्राम, आपके पास नोट्स भी में भी बनी हुई है। सपोज किसी टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ है और टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे यहाँ पहुंच गया, तो अगर यहाँ पे स्पीड v है तो यहाँ भी v ही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। हमें उसकी स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन बनाना, उसने एंगल ट्रेवर्स किया है सपोज डेल्टा थीटा, ठीक है। तो डेल्टा थीटा एंगल ट्रेवर्स किया है, तो p से q तक डिस्टेंस सपोज है डेल्टा है, ठीक है। तो देखिए मेरे पास एंगल और डेल्टा एल में तो रिलेशन है, डेल्टा थीटा इज डेल्टा एल बाय आर, एग्रीड। ये एंगल ट्रेवर्स है और ये डिस्टेंस ट्रेवर्स, दोनों को टाइम से डिवाइड करिए, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 बाय आर टाइम्स डेल्टा एल बाय डेल्टा टी, 1 बाय आर टाइम्स डेल्टा एल बाय डेल्टा टी, गेटिंग इट, ठीक है। हाँ जी यस सर। बेटा, क्लास एंड करो। तो ये 1 बाय आर डेल्टा एल बाय डेल्टा टी, अब डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी जो है
इसको दोनों तरफ लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग 0 लगाओ, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग 0, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और दूसरी तरफ भी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग 0, डेल्टा एल बाय डेल्टा टी। देखो ये चीज डी थीटा बाय डी टी हो जाएगी, और ये चीज डी एल बाय डी टी हो जाएगी, जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और 1/r भी तो था यहाँ, 1/r इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना। देखो जब आप वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते थे, वेलोसिटी को लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग 0, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यही करते थे, डी एक्स बाय डी टी लिखते थे इसको। यस सर। तो यहाँ पे dl by dt यानी कि ये जो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, बाय r तो है ये, तो रिलेशन हमारे पास आ गया v is equal to r ओमेगा, बिकॉज दिस विल बी, मैं इसको लिख लेता हूँ, ओमेगा is equal to v by r, so v is equal to r ओमेगा, ये 2 है, ठीक है, ओके डन। रिमूव कर दूं इसको, सारे को रिमूव कर दूंगे ना? यस सर। तो अब देखिए ये सारे स्टेप्स यहाँ दिए हुए हैं, तो हम v is equal to r ओमेगा तक आ गए। वेक्टर फॉर्म याद रखिए, क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वेक्टर फॉर्म। देखिए इसके लिए वेक्टर फॉर्म को समझाने के लिए मुझे डायग्राम देने की जरूरत पड़ेगी। लेट मी शो यू विद दिस डायग्राम। सामने देखिए, ये मेरे पास पार्टिकल जो है सर्कल में चल रहा है, किसी इंस्टेंट में पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है, क्या आ रहा है, रेडियस वेक्टर हमेशा सेंटर से बाहर को लिया जाता है, तो ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन। ओमेगा किधर पे, अगर मैं 3D में बनाऊं कि पार्टिकल ऐसे चल रहा है 3D में ऐसे को, तो किसी इंस्टेंट में पार्टिकल की वेलोसिटी इधर को आर वेक्टर इधर को होगा। आर वेक्टर और वी वेक्टर में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो देखो जो ओमेगा वेक्टर मैंने बताया था, जिस तरफ पार्टिकल घूम रहा हो उस तरफ राइट हैंड एंगल को कर्व करो, कितना ओमेगा वेक्टर देखना है। तो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाया है, ऐसे घूम रहा है, तो ओमेगा वेक्टर ऊपर को। अब तुम v is equal to r ओमेगा जान रहे हो, देखो मैं इसे v is equal to r ओमेगा sin 90 लिख सकता हूं, क्योंकि r वेक्टर और ओमेगा वेक्टर में भी एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब आपके पास दो ऑप्शन है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, या तो आप इसे r क्रॉस ओमेगा लिख दीजिए, या आप इसे ओमेगा क्रॉस r लिख दीजिए। क्या ऑप्शन आपको करेक्ट लगती है? आप देखिए r क्रॉस ओमेगा की डायरेक्शन किधर को है, r वेक्टर बाहर को है, ओमेगा वेक्टर ऊपर को है, r क्रॉस ओमेगा तो वेलोसिटी के ऑपोजिट आ गया, तो इसका मतलब r क्रॉस ओमेगा इज नॉट गिविंग मी द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। दोबारा देख लो, r वेक्टर मेरा बाहर को है, r क्रॉस ओमेगा वेलोसिटी इधर को आ रही है,